गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम 10th क्लास की एसएस का हिस्ट्री पार्ट का सेकंड चैप्टर राष्ट्रवाद का उदय राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जो है पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो है भारत के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ये हमारे पाठ का जो है टाइटल है, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय है वो भारत के अंदर 19वीं शताब्दी के अंदर जो है प्रारंभ हो गया था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वो राष्ट्रवाद बहुत लंबे समय तक जो है प्रचारित नहीं हो पाया और अंग्रेज़ों ने उस राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया। उसके बाद भारत के अंदर 20वीं शताब्दी के अंदर राष्ट्रवाद ने जो है दोबारा जन्म लिया और इस पाठ में हम उसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर हम जानेंगे किस प्रकार 20वीं शताब्दी में 1920 के बाद भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए, जिन्होंने भारत के अंदर जो है राष्ट्रवाद को पैदा करने में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है तैयार की। इससे पहले जो राष्ट्रवाद जो शब्द है ये है क्या, उसके बारे में जानना हमारे लिए क्या हो जाता है आवश्यक। राष्ट्रवाद बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में नेशनलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। और ये जो नेशनलिज्म जो शब्द है ये लैटिन भाषा के नेसियो शब्द से निकला है। किससे निकला है? नेसियो से। कौन सी भाषा से निकला है बेटा? नेसियो से। और जो ये नेसियो जो शब्द से निकला है, इस नेसियो शब्द का अर्थ होता है जन्म या जाति, अर्थात किसी एक विशेष क्षेत्र के अंदर जन्म लेने वाले विभिन्न जातीय समूहों के सम्मिलित रूप को हम जो है क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि वो जो समूह है लोगों का, वो अपने हितों को छोड़कर, किसको छोड़कर? अपने हितों को छोड़ दे। वो क्या कर दे? अपने हितों को छोड़कर किसके हित के बारे में सोचना शुरू कर देता है? राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो वो राज्य नहीं रह करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? राष्ट्रवाद में। तो हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय लोगों ने जो है अपनी हितों से जो है राष्ट्र के हितों को क्या रखा? सर्वोपरि रखा और एक सामूहिक राष्ट्रीय पहचान बनाई उन लोगों ने। लेकिन इसके लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस थी। उसके लिए हम थोड़ा सा अतीत में जाने का और प्रयत्न करेंगे कि जो ये राष्ट्रवाद की जो भावना है ये सबसे पहले कहाँ पर उदय हुई थी? यूरोप के अंदर। यूरोप के अंदर बहुत से राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था, जैसे जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन। ये वो राज्य थे जहाँ पर राष्ट्र राज्यों का जो है उदय हुआ पूरे यूरोप में, और वहीं से ये विचार जो है कहाँ पर पहुँचे? भारत में पहुँचे। और इस राष्ट्रवाद को बनाने में कुछ एक ऐसे चिन्ह थे, जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत है, आज भी हम गाते हैं उसको। इसके अलावा बहुत से नए लोगों के जो है विचार थे। तो इस कारण जो है राष्ट्रवाद के उदय में इन चीज़ों ने बहुत महत्वपूर्ण जो है घटना जो है घटित करवाई और राष्ट्रवाद का क्या हुआ? उदय हुआ। तो यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्र राज्यों का क्या हुआ? उदय। और लोगों की जो है समझ बदली और अपनी जो पहचान उन्होंने पर्सनल नहीं बल्कि किसके रूप में दर्शाई? अपने देश के रूप में, अपने राष्ट्र के प्रति। ये देखिए इसमें लिखा ना, देखो कि राष्ट्र के प्रति जो उनके अंदर लगाव का भाव भी क्या हो गया? पैदा। नए प्रतीक आए, नए चिन्ह आए, नए गीत आए और नए विचारों से उनका संपर्क क्या हुआ? स्थापित हुआ। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ भारत की कि जो दूसरे उपनिवेशों की तरह, क्योंकि भारत भी जो है किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का। तो यहाँ भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की जो परिघटना थी वो हम किसका विरोध कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ लड़ने के लिए जो है संघर्ष के अंदर लोग जो है क्या हो रहे थे? एक हो रहे थे। और उन सभी लोगों की एक ही समस्या थी। क्या थी? उत्पीड़न और दमन। जब एक विभिन्न समूहों की समस्या एक हो जाएंगी तो वो सभी क्या हो जाएंगे? एकजुट।
और उसी कारण जो है वो एक दूसरे से क्या हो गए, बंध गए। लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि उपनिवेशवाद का जो विरोध था या उसका जो प्रभाव था वो हर वर्ग पे एक जैसा नहीं था। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं था, जैसे कि जमींदार वर्ग था, या फिर जो जो लोग सरकार की यहाँ पर नौकरी करते थे, उन लोगों के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं था। हम यह कह सकते हैं जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके क्या थे, चट्टूकार थे, उनके ऊपर जो है इस प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं था। हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जो पीछे की हमारे जो क्लासेस रही हैं, 6th 7th 8th और 9th में भी हमने जो है भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ा है। वो पहला फेज़ था। थोड़ा सा अतीत में जाके मैं बता देता हूँ, जैसे कि 1857 की क्रांति है, ये भी भारत में राष्ट्रवाद का ही क्या थी, एक प्रतीक रही है 19वीं शताब्दी में। तो इस पाठ के अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, 1920 के बाद। ये देखिए इस अध्याय में हम 1900 बाद के जो राष्ट्रवाद है उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ दो मूवमेंट हमारे पास जो है निकल करके आएंगे। फर्स्ट है असहयोग, और जो सेकंड हमारे पास पार्ट आता है वो सविनय अवज्ञा। ये देखिए इसमें दे भी रखा है, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है पढ़ेंगे कि किस प्रकार महात्मा गांधी के नेतृत्व के अंदर विभिन्न सामाजिक समूह क्या हुए, एक हुए। उसके बाद हमारे पास जो नया जो टॉपिक है वो आ जाता है, अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा मैं, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। फर्स्ट दूरी शक्तियां, इसमें कौन लोग शामिल थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये तीन देश थे बेटा जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस पावर। सेकंड जो हमारे पास आता है वो है मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में कौन था बेटा, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस। और ये जब युद्ध शुरू हुआ, ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो फर्डिनेंड था उसकी हत्या के साथ, तो ये यूँ लग रहा था कि जैसे ये दो तीन देशों का युद्ध है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे जो है पूरा यूरोप इसकी चपेट में आ गया, और फिर धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट के अंदर जो है ले लिया। और जब युद्ध होता है तो दो तीन परिस्थितियाँ जो हैं ऐसी होती हैं जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो क्या होगा, जब युद्ध होगा तो जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। उद्योगों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है। किसानों की जो स्थिति होती है फसलें ख़राब होने की वजह से वो क्या हो जाती है, दयनीय हो जाती हैं। और जो वस्तुओं की जो मांग है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वस्तुओं की कीमतें भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और सरकार जो है ये प्रयत्न करेगी वहाँ पर कि किस प्रकार जो है हम इस आर्थिक गतिविधि के अंदर जो व्यवधान है उसको कैसे दूर करें। तो फिर वस्तुओं के ऊपर जो है टैक्स ज़्यादा लगेगा या फिर सीमा शुल्क बढ़ाया जाएगा। ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर भी क्या कर दिया गया, शुरू। और जब युद्ध होगा तो कीमतें जो तेज़ी से क्या होंगी, बढ़ेगी। और सैनिकों की जो है बहुत ज़्यादा जब मौतें होंगी तो फिर हमें क्या चाहिए, युद्ध लड़ने के लिए सैनिक चाहिए। तो ज़बरदस्ती जो है भर्ती किया गया। ये देखिए जबरन जो है भर्ती किया गया। और ये जबरन जो भर्ती हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, ग्रामीण इलाकों से। कहाँ से हो रही थी, ग्रामीण इलाकों से। और इसका सारे लोग क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। ये देखिए मैंने अभी बताया था, देखो फसलें ख़राब होगी और खाद्य पदार्थों के अंदर क्या हो गया, बहुत भारी अभाव हो गया। और फ्लू की बीमारी भी जो है उस समय क्या हो गई, फैल गई। और उससे भी जो है बहुत ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। ये प्रथम विश्व युद्ध है
लोगों को ये उम्मीदें थी कि जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होगा और ये हमारी समस्याएं जल्दी क्या हो जाएंगी, मिट जाएंगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। और इस समय भारत के अंदर एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्तित्व का व्यक्ति जो है आया, और वो कौन था? महात्मा गांधी। कौन था वो? महात्मा गांधी। और वो 1915 के अंदर जो है कहाँ से आए थे? अफ्रीका से। अफ्रीका के अंदर एक नया जन आंदोलन चलाया था उन्होंने, रंग भेद की नीति के खिलाफ, काले और गोरों के खिलाफ। तो उसकी सफलता के बाद जो है गांधी भारत के अंदर लौटे थे, और उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को देखने के बाद जो है यहाँ पर भी सत्याग्रह के विचार को अपनाने का क्या किया? काम किया। यानी कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए क्या करना? आग्रह करना। ये देखेंगे आप, अभी मैंने जो आपको बताया था, देखो नस्ल भेदी सरकार थी अमेरिका की, उसके खिलाफ था। सत्य के विचार में क्या होता है? सत्य की शक्ति पर क्या करना? आग्रह करना होता है कि ये सच्चाई है कि प्रकृति के अंदर जो है कोई भी मनुष्य असमान नहीं है। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, सभी को बराबर बनाया है। कोई अमीर या गरीब नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर इस सोसाइटी के अंदर प्रकृति कोई भी विशेषाधिकार नहीं देती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का ना मानसिक रूप से प्रताड़ना कर सकता और ना ही शारीरिक रूप से। ये देखिए, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला करने की आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रतिशोध नहीं लड़ेंगे। यानी कि कहने का भाव यह था कि हमें हिंसात्मक नहीं बनना है, ठीक है। अहिंसात्मक संसाधनों का प्रयोग करके हम अपनी किसी भी बात को सरकार के द्वारा क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यहीं पर जो है 3 महत्वपूर्ण आंदोलन आप यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको। गांधी जी ने चंपारण के इलाके का दौरा किया। ये नील की खेती के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। ज़बरदस्ती जो है किसानों से अंग्रेज नील की खेती क्या कर रहे थे? पैदा करवा रहे थे, और जबकि उस उपजाऊ ज़मीन के ऊपर किसानों को खाद्यान्न की ज़रूरत थी। दूसरी जो चीज़ें थी कि यहाँ पर जो है नील की जो खेती होती तो उसका पौधा बड़ा नाजुक होता था। रीज़न है ये, कई बार प्रश्न आ जाता है कि भारतीय किसान जो नील की खेती का विरोध क्यों कर रहे थे? नाजुक होता तो उसकी देखभाल बहुत करनी पड़ती थी, और अगर थोड़ी भी कमी रह जाती थी तो पूरी फसल क्या हो जाती थी? बर्बाद हो जाती थी, और किसान इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। तो इस विरोध का नेतृत्व जो है किसने दिया? महात्मा गांधी ने, और किसानों की समस्या का उसने समाधान करवाया। सेकंड आ जाता है यहाँ 1917 के अंदर गुजरात के खेड़ा के किसानों ने जो सूखे की वजह से जो है लगान जो है कम कराने के लिए ये लोग प्रयत्न कर रहे थे, हमारा लगान क्या कर दिया जाए? माफ़। और इस आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी ने किया, और आखिरकार उनके लगान की माफ़ी हुई। उसके बाद 1918 के अंदर तीसरा ये आंदोलन है महात्मा गांधी का। अहमदाबाद के अंदर सूती कपड़ा जो मिल थी उसके अंदर जो है मजदूर अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे थे, आमरण अनशन के ऊपर बैठे थे, और गांधी जी ने उनसे बात की और अपने नेतृत्व में उस आंदोलन को लिया, और अंग्रेज़ों से बात करके जितनी भी मजदूरों की मांगे थी उन सभी को क्या किया? पूर्ण करवाया। और ये सारे के सारे आंदोलन जो है बिना किसी हिंसा के हुए और सत्य के आधार पर थे, और उसकी क्या हुई? जीत। तो लोगों को एक नया विचार यहाँ पर क्या हुआ? मिला। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है रॉल्ट एक्ट। अब ये क्या था? 1919 के अंदर अंग्रेज़ों ने एक कानून जो है पारित किया, किसकी अध्यक्षता में? सर रॉलेट की। और उसी के आधार पर इस एक्ट का नाम क्या पड़ा था? रॉलेट एक्ट। इसमें क्या था कि जैसे ही प्रथम जो विश्व युद्ध था उसकी जैसे ही 1919 के अंदर जो है समाप्ति हुई। कब समाप्ति हुई प्रथम विश्व युद्ध की? 1919 में। तो क्या हुआ कि कुछ एक ऐसी परिस्थितियां जो हैं या कुछ एक ऐसी टर्म एंड कंडीशंस थी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, कि जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से ये आग्रह किया कि अगर वो लोग इस युद्ध के अंदर, भारतीय सैनिक किसका साथ देते हैं? अंग्रेज़ों का। तो जैसे ही अंग्रेज इस युद्ध के अंदर विजयी होंगे तो वो जो है भारत को क्या कर देंगे? स्वतंत्र कर देंगे। बट उन्होंने भारत को स्वतंत्र नहीं किया, और जब भारतीय लोगों ने इसकी मांग उठाई तो स्वतंत्र करने के बदले में क्या दिया? रॉल्ट एक्ट दिया। 1919 का क्या दिया? रॉल्ट एक्ट दिया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार, और उसे न्यायालय में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उस व्यक्ति से उसके 3 अधिकार छीन लिए गए। अपील, यानी कि वो न्यायालय नहीं जा सकता। वकील, यानी कि वो अपनी पैरवी के लिए वकील की नियुक्ति नहीं कर सकता। और दलील, दलील का मतलब है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो
जो है न्यायाधीश के सामने जो है इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था को क्या नहीं कर सकता, रख नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है ये स्वतंत्रता का हनन हो रहा था। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा तो वो लोग उसका विरोध करेंगे। विरोध के स्वरूप में लोग जो है जुलूसें निकाल रहे थे रोल टैक्स के विरोध में, और ऐसा ही जुलूस जो अमृतसर में भी निकाला जा रहा था। लेकिन अमृतसर के लोग जो है उस दिन बैसाखी के दिन जो है अपने मेले के अंदर जो है जा रहे थे, और गांधी जी ने भी इसका जो है विरोध किया। इस विरोध के कारण जो है गांधी जी को जो है, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, 10 अप्रैल को अमृतसर गांधी जी को जो है दिल्ली के प्रवेश के ऊपर क्या लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस के ऊपर गोली चलाई गई। लोगों को बैंकों, डाकखानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे और मार्शल लॉ क्या कर दिया गया लागू, और उसकी कमान किसने संभाली? जनरल डायर ने। और इसी जनरल डायर ने जो है एक बहुत ही दर्दनाक कार्य जो है भारत में किया, और वो था, ये देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि बैसाखी का सालाना मेला था और लोग जो है बैसाखी के मेले में भाग लेने के लिए अमृतसर गए हुए थे, और वो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। और इस बात का जो जनरल डायर को पता लगा तो वो अपने पुलिस के दल सहित वहाँ पर पहुँचा और लोगों के ऊपर जो है फायरिंग करवा दी, और उस अंधाधुंध जो है गोलियों में, ये देखिए, इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध जो है गोलियाँ चलाई। ये देखो, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँचा, और एक विस्मय का भाव वहाँ पर क्या हो गया पैदा। और जैसे ही इस जघन्य हत्याकांड की खबर जो है पूरे भारत में फैली, तो लोग कहाँ पर उतरेंगे, इसके विरोध में सड़कों पर उतरे, हड़ताल हुई, पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों के ऊपर हमला किया, और सरकार भी इनको कुचलने के लिए निर्ममतापूर्वक काम करने लगी। लोगों को पकड़ करके कोड़े मारे गए, लोगों को जो है फांसी के ऊपर लटका दिया गया, जबरन जो है लोगों को जेलों के अंदर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। और रोल टैक्स का जो है भारत के अंदर चारों ओर जो है क्या हुआ, विरोध हुआ। और इसी के कारण जो है ये जो विरोध हो रहा था, तो महात्मा गांधी जी जो है एक जनाधार वाला आंदोलन भारत में क्या करना चाहते थे, चलाना चाहते थे, और वो तब तक सफल नहीं था। अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये देखिए, जब तक हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के क्या ना आ जाए, नज़दीक ना आ जाए। तो यहाँ पर जो है ना एक रीजन्स पैदा हुआ, एक कारण पैदा हुआ जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम एक हुए। और वो कारण था कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो मुसलमान सैनिकों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था। वहाँ भी एक कंडीशन लगी थी कि हम अंग्रेज़ों का साथ सिर्फ एक शर्त पे देंगे, क्योंकि जो तुर्की है, मैंने आपको बताया ना धुरी शक्तियों में, तुर्की का जो सुल्तान था वो मुस्लिमों का क्या था, खलीफा, यानी कि उनका आध्यात्मिक गुरु था। तो उन्होंने ये शर्त रखी थी, अगर अंग्रेज इस युद्ध में विजयी हो जाते तो तुर्की के सुल्तान के साथ जो है बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। अंग्रेज़ों ने इस बात के लिए जो है उनको हाँ की, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और तुर्की का जो सुल्तान था उसको पद से ही हटा दिया, और कुछ समय के बाद तुर्की के जो खलीफा था उसका पद ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो फिर मुसलमान भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, हिंदू भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, इसलिए जो है वो अपने खलीफा के सम्मान के अंदर एक आंदोलन करना चाहते थे। उसके लिए बम्बई के अंदर जो है किसका निर्माण हुआ, फिर एक खिलाफत कमेटी का। इंपॉर्टेंट पर्सन है बेटा, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, और बहुत बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ, तो 1919 में, और कहाँ हुआ, तो बम्बई के अंदर। और दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने जो है एक आंदोलन चलाने का यहाँ पर जो है बीड़ा उठाया। और फिर कांग्रेस ने भी जो है, महात्मा गांधी ने जो भी है हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए जो है प्रयास करने शुरू कर दिए, और इसी के एवज में सितंबर 1920 के अंदर कलकत्ता के अंदर एक अधिवेशन हुआ। यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अधिवेशन जरूर जो है कहाँ हो रहा था, कलकत्ता में। दो अधिवेशन थे 1920 कलकत्ता, लेकिन जो असहयोग आंदोलन का जो प्रारूप जो तैयार हुआ वो किस अधिवेशन से हुआ, नागपुर से। यानी कि भारत के अंदर असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, वो परिस्थिति कहाँ से हुई थी, नागपुर से। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाती है कि असहयोग ही क्यों करें हम। कहने का भाव यहाँ है कि असहयोग का मतलब था कि हम अंग्रेज़ों का किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। तो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, नाम था उसका हिंद स्वराज। कि स्वराज का मतलब था कि अपना राज, और अपना राज कब होगा कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर हम कोशिश ये करेंगे भारत में कि अंग्रेज़ों को जो है भारत से क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया
जाएगा। उसके लिए जो है प्रयास किया जा रहा था, हिंद स्वराज का। तो उसके लिए जो है वो लोग जो है प्रयत्न कर रहे थे। और अंग्रेज को भी तो है, भारतीय लोगों को ये लग रहा था कि कुछ एक समय के बाद जो आंदोलन हम कर रहे हैं तो ब्रिटेन का शासन क्या हो जाएगा, यहाँ से समाप्त हो जाएगा, अगर हम इनका क्या करते हैं, किसी भी काम में सहयोग नहीं करते हैं। तो उसके लिए कुछ एक नियम बनाए गए थे। वो एक जैसे बहिष्कार का मतलब था स्वदेशी का तो क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। स्वदेशी का तो क्या किया जाए, प्रचार किया जाए। और बहिष्कार किसका किया जाए, विदेशी माल का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर जाने वाले छात्र और छात्राएं वहाँ मत जाएं। वकील जो है वो कहाँ मत जाएं, अदालतों में ना जाएं। डॉक्टर जो है वो अस्पताल में ना जाएं। मज़दूर जो है वो कहाँ ना जाए, उद्योगों में ना जाएं। मतलब इस प्रकार का एक जो है कार्यक्रम रखा, जिसके तहत असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था, चलाया गया था। अभी मैंने बताया भी था आपको, ये देखो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम को, जो ये सारे जो कार्यक्रम चल रहे थे, उनको क्या कर दी गई, मोहर लगा दी गई। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक्स यहाँ आ रहा है, असहयोग आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। ये आंदोलन जो है जनवरी 21 के अंदर क्या हो गया, शुरू हो गया। और हर समूह की अपनी अपनी आकांक्षाएं, ये बिल्कुल था। देखो मजदूर जो थे वो अच्छी मजदूरी चाहते थे, जहाँ वो काम करते हैं वो कार्यस्थल अच्छा होना चाहिए। किसान जो वो अपनी ज़मीन चाहते थे, राजा जो है वो अपना राज चाहते थे। मतलब जितने भी सामाजिक समूह थे भारत के अंदर, उनका उद्देश्य जो क्या था, अलग अलग था। ये देखिए हर एक की अपनी अपनी क्या थी, आकांक्षाएं थी। हालांकि सभी ने स्वराज को स्वीकार किया, तो अलग अलग थी। तो यहाँ हम शहरों के अंदर जो आंदोलन का जो प्रारूप था उसके बारे में जानेंगे। जो शहर थे वहाँ पर कैसा आंदोलन था। अब शहरों के अंदर क्या था, जितने भी स्कूल थे विद्यार्थियों ने उनको छोड़ दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए, हेडमास्टरों शिक्षकों ने इस्तीफे दे दिए। इसी प्रकार जो है प्रांतीय परिषदों का जो चुनाव था उसका बहिष्कार कर दिया गया। शराब की जो दुकानें थी उसके सामने धरने दिए गए। विदेशी जो कपड़े थे उनकी होलियां जो हैं जलाएगी। और इसी कारण जो है विदेशी कपड़े का आयात आधा रह गया। 102 करोड़ से घट के कितना हो गया, 57 करोड़ जो है हो गया। भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों के अंदर उत्पादन क्या होने लगा, बढ़ने लगा। ये पिकेटिंग, ये कई बार प्रश्न आ जाए, पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये मैंने गोल दायरे में लिया है। देखिए, प्रदर्शन और विरोध का ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के बाहर जाने का रास्ता क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ये वो कार्यक्रम था जिससे शहरों के अंदर क्या हो रहा था, आंदोलन चल रहा था। उसके बाद में ग्रामीण जो इलाके थे उनके अंदर विद्रोह का स्वरूप कैसा था। अब जो शहरों से जो आंदोलन था असहयोग, वो धीरे धीरे कहाँ पर फैल गया, गाँव में। अब वो गाँव में फैलने का एक रीजन्स था यहाँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। गिरमिटिया मजदूरों का जो है आंदोलन, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखो। गिरमिटिया कौन होते थे। भारत के अंदर बहुत अधिक जनसंख्या थी, लेकिन यूरोप के बहुत से देश ऐसे थे, अफ्रीका के बहुत से देश ऐसे थे जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर मजदूरों की क्या थी, ज़रूरत थी। और इन मजदूरों को जो है एक एग्रीमेंट के तहत एक देश से दूसरे देश में ले जाया जाता था। और जो मजदूर इस एग्रीमेंट पर साइन कर देता था उसको क्या बोला जाता था, गिरमट। और वो व्यक्ति चाहकर भी उस क्षेत्र से अपने क्षेत्र के अंदर जो है वापस नहीं आ सकता था, और उनको किसी भी प्रकार के अधिकार वहाँ पर नहीं थे। तो यहाँ पर एक सन्यासी बाबा था रामचंद्र, जिसने जो है गिरमिटिया मजदूरों के खिलाफ जो एक आंदोलन है चलाया। ग्रामीण क्षेत्र का ही है। दूसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं थी, किसान जब खेती करता था तो जमींदारों से ज़मीन को जो है पट्टे पर ले लेता था, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन निर्धारित समय के बाद जो है उनके पट्टे क्या कर दिए जाते थे, बदल दिए जाते थे। और किसान को उस ज़मीन से हाथ धोना पड़ता था जिस मेहनत से उसने उस ज़मीन को क्या किया था, तैयार किया था। तो किसानों की भी ये मांग थी कि उनके पट्टे जो है क्या किए जाए, निश्चित किए जाएं। उनकी जो लगान है उसको भी क्या किया जाए, कम किया जाए। बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए, उनसे बेगार ना ली जाए। क्योंकि ज़मींदार जो अपनी भूमि के ऊपर जो खेती करते थे तो उस पर काम करने के बदले में उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता था। इसी कारण जो किसानों की इन्हीं समस्याओं के लिए जवाहरलाल नेहरू ने अवध के किसानों का जो था वहाँ गाँव का दौरा किया। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार आता है कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ के किसानों से मिले, यानी कि अवध के किसानों से जो है मिले। और धीरे धीरे जो है
अवध के किसानों ने अपनी एक सभा का निर्माण कर लिया जिसका नाम था अवध किसान सभा। और इस इलाके के अंदर जो है इस संगठन की 300 से ज़्यादा क्या हो गई, शाखाएं हो गई। और 1921 में आंदोलन फैला तो तालुकेदार और व्यापारियों के मकानों पर क्या हुए, हमले, क्योंकि गरीबों ने अमीर लोगों के ऊपर हमले करने क्या कर दिए, शुरू कर दिए। स्थानीय नेताओं ने किसानों को समझाया भी कि कोई भी व्यक्ति जो है लगान नहीं भरेगा और ऐसा होगा कि ज़मीन जो है वो किसानों में क्या कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी। और लोग जो है जो भी कार्रवाई करते थे उस कार्रवाई को महात्मा गांधी का नाम लेकर अपनी सारी कार्रवाई को क्या करते थे, सही जो है ठहराते थे। और धीरे धीरे जो है ये आंदोलन जो है किसका रूप लेता जा रहा था, हिंसक आंदोलन का रूप लेता जा रहा था। और इसी कारण जो है हर वर्ग जो भी है, जिस भी प्रकार का जो वर्ग था, यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ेंगे राजू के बारे में, अल्लूरी सीताराम राजू। ये जो लोग मवेशी चरा करके या फिर फलों को इकट्ठा करके अपनी जो जीविका जो है अपनाते थे, या जंगलों में जा कर के जलाने की जो लकड़ियाँ उनको इकट्ठा करके बेचते थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन सभी लोगों के जो है जंगल में जाने के ऊपर क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। लेकिन उस पाबंदी के विरोध में ये व्यक्ति जो है खड़ा हुआ और इस व्यक्ति ने महात्मा गांधी से ही जो है प्रेरणा ली। उसने कहा कि लोगों को खादी पहननी चाहिए, शराब को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और इसी के नेतृत्व में गुंडेम की पहाड़ियों में लोगों ने थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को भी मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चला दिए गए। इस कारण जो है राजू को पकड़ करके 1924 के अंदर क्या दे दी गई, फिर फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई, फांसी। ऐसी ही हमने पढ़ा शहरों में आंदोलन कैसा चला, ग्रामीण क्षेत्र में कैसा चला, इसी प्रकार ये आंदोलन फिर बगानों में कैसे चला, बगानों के अंदर स्वराज। यहाँ हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि बगानों में स्वराज का मतलब क्या था। बगानों के अंदर जो भी मजदूर जो एक बार चला जाता था तो वो अपनी मर्जी से उस बगान को नहीं छोड़ सकता था, वो वहाँ से निकल ही नहीं सकता था। अंग्रेज़ों ने इतनी पाबंदियाँ उसके ऊपर जो है लगाई हुई थी। तो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, ये देखिए, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इसके तहत किसी भी मजदूर को बागान छोड़ने की किसी भी प्रकार की छूट नहीं थी। तो जब उन लोगों को ये पता लगा कि इस शहरों के अंदर विरोध हो रहा है, गाँव में विरोध हो रहा है, तो बागान के जो मजदूर थे उनके अंदर भी हौसला बढ़ा और अब उन्हें लगने लगा कि अब उनके दिन भी फिरने वाले और बागानों से उन्हें भी क्या मिल जाएगी, आज़ादी हो जाएगी, वो अपनी मंजिल पर क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। इसलिए उनको ये लग रहा था कि अब बागानों में भी स्वराज आने वाला है। तो बहुत से लोग जो है बागानों को छोड़ करके भागने लगे। नाव और स्टीमरों के ज़रिए जब वो निकले, उनके स्टीमर ख़राब हो गए, पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, तो उनकी स्थिति भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। हड़ताल जब हुई, उनकी बहुत ज़्यादा क्या की गई, पिटाइयाँ की गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 3, सविनय अवज्ञा की ओर। इसके बारे में बेटा हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। और आज जो हमने जो पढ़ा है उसके अंदर हमारे 2-3 जो है प्रश्न उभर करके आए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम, असहयोग आंदोलन क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन के जो है उद्देश्य क्या थे, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो है किस प्रकार की 2 धुरियाँ बनी, मित्र राष्ट्र थे या जो है धुरी शक्तियाँ थी, और उसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है क्या क्या प्रभाव पड़े। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेरोजगारी बढ़ गई थी, किसानों की जो माल था उसके दाम बढ़ गए थे, वस्तुएं महंगी हो गई थी, सीमा शुल्क और आयकर क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। और कल की क्लास में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।